नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एसजी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमें पढ़ना था ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां जो क्या बनाती है, हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन का स्रावित करती है। तो हमने सबसे पहले बात की थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि की और फिर बात की थी पीयूष ग्रंथि की। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की। तो हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, तो गले में होती है। लोकेशन पता है हमें कहाँ होती है बच्चों, तो गले में होती है थायराइड ग्लैंड। और इसका दूसरा नाम पूछे तो क्या होगा, आउटू ग्रंथि। अब इसके अंदर किस प्रकार की होती है, इसकी शेप कैसी होती है, तो हमने बात की थी कि इसकी शेप होती है एच आकार की होती है। दूसरा है बटरफ्लाई शेप होती है, बटरफ्लाई शेप। अब हमने बात की थी कि जब इसकी एनाटॉमी करते हैं तो इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायरोफोलिकल सेल्स। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर सेल्स पाई जाती है। इसको बोलते हैं थायरोफोलिकल सेल्स, यानी इनकी में अंदर कोशिका पाई जाती है थायरोफोलिकल सेल, थायरोफोलिकल सेल, थायरोफोलिकल सेल। और बात की थी कि इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो बात करें कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा प्रोटीन होता है, तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो सॉरी, प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। तो बात करें कि थायरोग्लोबिन प्रोटीन किस अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है, तो इसमें जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन। अब बात करें कि टायरोसिन, बहुत सारे टायरोसिन जुड़ कर क्या बनाते हैं, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। अब बात करें कि इसके अंदर जो थायराइड ग्रंथि है वो दो हार्मोन रिलीज करती है, T3 और T4। तो आपसे हार्मोन पूछे, अब इनका हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो बच्चों, आप क्या खाने में क्या लेते हो, साल्ट लेते हो, और साल्ट में क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन। बात करें कि आयोडीन की, तो आयोडीन जाएगा आपके ब्लड के थ्रू, कहां जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास। और थायराइड ग्रंथि के पास किस सेल के पास जाएगा, थायरो फोलिकल सेल के पास। और यहां पर क्या होगा, टायरोसिन, ट्रायोसिन, क्या है यहाँ पर, अमाइनो एसिड है, इसके साथ जुड़कर आयोडीन और ट्रायोसिन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, T3 और T4। अब इसको T3 को बोलते हैं टेट्रा आयोडो ट्रायोसिन, टेट्रा आयोडो टायरोसिन, टायरोसिन। या फिर यहां आपको ये मिलेगा टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, या टायरोसिन या थायरोक्सिन, बात एक ही है, थायरोक्सिन। T4 होता है, ये होता है ट्राई, ट्राई आयोडो, और ये होता है टेट्रा। T4 क्या होता है, टेट्रा आयोडो टायरोसिन या थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन या टायरोसिन, एक ही बात है। तो ये है T3 और T4, और इन्हीं को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। इसी का नाम क्या है, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन। आपसे पूछे कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे मिलकर बनाता है, T3 और T4 नामक हार्मोन से। अब T3 और T4 क्या होता है, T3 होता है ट्राई आयोडो टायरोसिन, और T4 होता है टेट्रो आयोडो टायरोसिन। अब बात करें कि इसके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। बात करें कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, ये दो हार्मोन बनाती है, एक तो हो गया थायरोक्सिन, दूसरा हो गया कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन।
थायराइड ग्रंथि में दो हार्मोन बनते हैं, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। T3 और T4 को संयुक्त रूप से थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है आयोडीन के साथ टायरोसिन जो क्या है अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, T3 और T4। अब बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो लिखो, इट रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। यह उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। यह थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। यह उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। यह उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। उपापचय की दर मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक क्या होता है, उपापचय क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे बॉडी में जो वाइटल रिएक्शंस होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन की या फिर फूड डाइजेशन की, तो ये सब क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इन सभी को क्या है, इनकी रेट को क्या है ये कंट्रोल करता है। यानी डाइजेशन की प्रक्रिया हो गई और आपके रेस्पिरेशन की हो गई, सब क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस है। बात करें कि इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो ये तापमान को नियंत्रित करता है। यह तापमान को भी नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और पहले आपने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस भी क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपसे पूछे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन सी ग्रंथि करती है, ऑप्शन के अंदर थायराइड ग्रंथि हो तो आपका ऑप्शन हो गया थायराइड ग्रंथि, यदि हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस और थायराइड दोनों हो तो पहले आप थायराइड को टिक करोगे। अब बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक तो होता है, एक टर्म होती है हाइपोसिक्रेशन और एक होती है हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपोसिक्रेशन की बात करें यानी हाइपोसिक्रेशन, इसका मतलब क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन का कम रिलीज होना या थायरोक्सिन हार्मोन का कम क्या है बॉडी के अंदर स्त्रावित होना, इसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। थायरोक्सिन हाइपोसिक्रेशन क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हाइपोसिक्रेशन कहलाता है। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक है क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। इसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, तो पहला है इसमें क्रेटिनिज्म, इसको बोलते हैं जड़ वामनता या जड़ वामनता, जड़ वामनता क्रेटिनिज्म। जड़ वामनता क्या होता है, बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उनका जो शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो क्या है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। एक प्रकार से क्या होते हैं वो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं। तो बात करें कि बच्चों के अंदर होता है ये अक्सर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ वामनता। इसका मतलब क्या है, शरीर में बच्चों में बच्चों में बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से
की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास अवरुद्ध रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या है, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। इसे बोलते हैं जड़ वामनता या जड़ मानवता। तो बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये होता है क्रेटिनिज्म। अब बात करें नेक्स्ट जो डिजीज है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला दूसरा जो रोग है वो है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा या मिक्सोडेमा डेमा मिक्सोडेमा, ये भी क्या है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। मिक्सोडेमा रोग, मिक्सोडेमा। देखो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से इस रोग में क्या होता है, ये जनरली क्या है एडल्ट में होता है, यानी वयस्क में होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पहली बात तो क्या है, वेट गेन हो जाता है। वेट गेन यानी भार बढ़ जाता है। त्वचा रूखी हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, तो त्वचा रूखी हो जाती है या शुष्क हो जाती है। त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और बात करें कि फीमेल्स में क्या होता है, महिलाओं में बात करें तो मेनोस्ट्रल साइकिल जो है, मासिक धर्म चक्र है, वो अनियमित हो जाता है। मतलब उसका कुछ टाइमिंग नहीं रहता, यानी मेनोस्ट्रल साइकिल क्या है, कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, अनियमित हो जाता है। और इसी कारण वो क्या है, फीमेल्स क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो महिलाओं में क्या है, मासिक धर्म चक्र अनियमित हो जाता है और वेट भार बढ़ जाता है महिलाओं में भी। और मेल में भी क्या है, वेट बढ़ जाता है, ड्राइनेस यानी त्वचा क्या है वो रूखी हो जाती है, बीपी लो होती है इसमें। तो यह है मिक्सोडेमा। अब बात करें, एक होता है ग्वाइटर घेंगा। जो नेक्स्ट डिजीज है वो है ग्वाइटर, ग्वाइटर जिसे घेंगा बोलते हैं या गलगंड रोग बोलते हैं, घेंगा या गलगंड। अब ग्वाइटर क्या होता है, इसमें क्या है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है या थायरोक्सिन हार्मोन वो क्या है, कम रिलीज होते हैं, तो क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या है, फूल जाती है या फिर उसका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और आपकी थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। कहाँ होती है, गले में। तो गले वाला पोर्शन बड़ा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर। तो लिखो थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे बना है, आयोडीन से। तो या तो लिखो थायरोक्सिन हार्मोन या फिर साथ में लिख लो आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, कमी से घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, रोग हो जाता है।
क्योंकि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो किसका निर्माण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। और उसे क्या चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए, आयोडीन। जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि ना आयोडीन, थायराइड ग्रंथि में क्या होगा, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि है वो क्या है, फूल जाती है, उसका साइज क्या है, बड़ा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं घेंगा रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गोइटर बोल सकते हो, या थायरोक्सिन की कमी से भी गोइटर घेंगा रोग हो जाता है। इसमें इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, साइज जो है थायराइड ग्लैंड का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन हाइपर सिक्रेशन होगा थायरोक्सिन हार्मोन का, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होंगे तो क्या होगा, तो लिखो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा रिलीज होना, थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा निकलना। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, तो एक डिजीज है जिसे बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ग्रेव रोग। तो डिजीज कौन सा है बच्चों, डिजीज उस रोग का नाम है ग्रेव, ग्रेव। अब इस रोग में क्या होता है ग्रेव डिजीज के अंदर, ग्रेव डिजीज देखो, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी ये डाइजेशन पे क्या है, कंट्रोल कर रहा है। बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, जल्दी जल्दी होगी। और डाइजेशन प्रोसेस जब जल्दी जल्दी होगी तो फूड को स्टोर होने में टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा वेस्ट फूड बनेगा और फूड स्टोर कम होगा। अब फूड स्टोर कम होगा तो लीवर और मसल्स के पास फूड है जो जाकर स्टोर नहीं होगा, और फूड जब स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा, वेट यानी उसमें कम होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें वेट लॉस होता है, वजन घटता है। तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस, वेट लॉस, वजन घटता है, यानी व्यक्ति का जो वेट है वो घट जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। या बात करें कि और क्या होता है, इसमें बीपी हाई रहती है, ब्लड प्रेशर क्या है, हाई रहता है, बीपी हाई, रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। अब बात करें कि हाई बीपी, वेट लॉस, और क्या होता है, तो आंख की जो पुतली होती है ना, आई बॉल जिसे बोलते हैं, जो नेत्र गोलक होता है, आई आंखों का थोड़ा बाहर निकल जाना, तो आंखें बाहर निकल आती है इसमें, नेत्र गोलक का बाहर आना, नेत्र गोलक का बाहर निकलना। किस रोग में, ग्रेव डिजीज में। और कब होता है, जब हाइपर सिक्रेशन होता है, जब क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। अब बात करें नेक्स्ट, जो इससे निकलने वाला हार्मोन था वो था आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो अब कैल्सिटोनिन हार्मोन की क्या फंक्शन है, तो दूसरा हार्मोन थायराइड ग्रंथि का है। तो आपसे पूछे कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनाती है थायराइड ग्रंथि, लगभग थायरोक्सिन हार्मोन है ना थायराइड ग्रंथि में लगभग 98% बनता है। और बात करें 2% की, तो उसमें बनता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन लगभग 2%। अब बात करें कि थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे, उससे होने वाले डिजीज हमने पढ़ लिए। अब बात करें कि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, तो नेक्स्ट अपना हार्मोन कैल्सिटोनिन,
कैल्सिटोनिन हार्मोन। बात करें कैल्सिटोनिन हार्मोन ये क्या क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले कैल्सिटोनिन हार्मोन का रिलीज कौन करता है या स्क्रीट कौन सी ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि। बात करें कि ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है, तो ये हमारे रक्त के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उस पर संतुलित बनाए रखता है या फिर रक्त में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। बात करें कि कैल्सिटोनिन हार्मोन की, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम पर कंट्रोल कौन सा हार्मोन रखता है, तो कैल्सिटोनिन। नाम से पता चल रहा है कैल्सिटोनिन तो ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर शर्करा सॉरी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को, या फिर कैल्शियम और फोस्फेट लिख लेना, रक्त में कैल्शियम और फोस्फोरस और फोस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम और फोस्फेट की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त में कैल्शियम और फोस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है बच्चों, कौन करता है, अपना कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब बात करें नेक्स्ट कैल्सिटोनिन हार्मोन के बाद ये क्या करता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो उसे ट्रांसफर कर देता है कहाँ, हड्डियों के पास। तो ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर, मान लो ये ब्लड है, इसमें क्या है, कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है, तो उसे ट्रांसफर कर देता है कहाँ, हड्डियों के पास। कहाँ ट्रांसफर कर देता है, हड्डियों के पास, बोन्स के पास। तो इट ट्रांसफर कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। तो ये क्या है, ये रक्त से कैल्शियम को ट्रांसफर कर देता है हड्डियों के पास, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी ये क्या है, ब्लड के अंदर, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को ज्यादा नहीं होने देता, ये ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करके रखता है। तो ये इसका फंक्शन था कैल्सिटोनिन हार्मोन का। अब बात करें कि थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, तो दोनों के फंक्शन हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। ये है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। अब बात करें पैराथायराइड ग्रंथि की, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, या इसे जैसे आपने थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि बोला था, इसको बोलोगे आप पैरा आउटू ग्रंथि, पैराथायराइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पैरा आउटू, पैरा आउटू ग्रंथि, पैरा आउटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पैरा आउटू ग्रंथि। अब ये ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन जस्ट इनके ऊपर होती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर। अब आपने पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, तो थायराइड ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है, वो होती है गले में। तो पैराथायराइड भी कहाँ होगी, गले में, तो थ्रोट यानी गले वाले पोर्शन में, गले में होगी। और कहाँ होगी, थायराइड ग्रंथि के जस्ट ऊपर होगी। तो पैराथायराइड कहाँ होगी, अब ये वाला पोर्शन है जैसे पैराथायराइड वाला, तो यहां आपको मिलेगी। ये है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये कितनी होती है, चार होती है पैराथायराइड, चारों कॉर्नर पे होती है थायराइड के। तो पैराथायराइड ग्रंथि, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये हार्मोन को रिलीज करेगी, हार्मोन को स्क्रीट करेगी। और किस हार्मोन को स्क्रीट करेगी, तो बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, तो होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन की बात करें तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन, पैराथायरोक्सिन, कौन सा हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन को कुलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं।
पैराथायरॉक्सिन का दूसरा नाम क्या होता है? कुलिप्स हार्मोन। तो इसको क्या बोलते हैं? कुलिप्स हार्मोन। कुलिप्स हार्मोन आपसे पूछ ले कि कुलिप्स हार्मोन किस हार्मोन का नाम है, तो क्या बताओगे बच्चों? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को ही कुलिप्स हार्मोन बोलते हैं। अब बात करें पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है जस्ट ऑपोजिट। जैसे कैल्सिटोनिन जो हार्मोन था वो क्या कर रहा था, वो ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को संतुलित कर रहा था, यानी ज्यादा कैल्शियम यदि ब्लड के अंदर है तो उसे ट्रांसफर कर रहा था बोन्स हड्डियों के पास। अब ये क्या काम करेगा, ये क्या है कि हड्डियों के पास भी ज्यादा कैल्शियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम होएगा तो क्या होएगी, हड्डियां खुद टूटने लगेगी। तो ये ज्यादा क्या करता है, जब हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम होगा तो उसे ट्रांसफर कर देगा कहां पर, ब्लड के पास। तो ये क्या करता है, हड्डियों के अंदर क्या है, कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करता है। तो लिखो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम और फोस्फेट की मात्रा को संतुलित करता है। हड्डियों में कैल्शियम और फोस्फेट की मात्रा, हड्डियों में कैल्शियम और फोस्फेट की मात्रा को संतुलित करता है। बात करें कि जब हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम होगा तो उसे ट्रांसफर कर देगा कहां पर, ब्लड में। तो मान लो ये बोन्स है, हड्डियां हैं, यहाँ पर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है तो उसे ट्रांसफर कर देगा कहां पर, ब्लड में। तो एक प्रकार से क्या कर रहा है ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, एंटी अपोजिट कार्य कर रहा है किस हार्मोन के, कैल्सिटोनिन हार्मोन के अपोजिट विपरीत कार्य कर रहा है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब पैराथायरॉक्सिन क्या कर रहा था बच्चों, कैल्शियम को बोन से कहां ट्रांसफर कर रहा है, ब्लड में। तो ये किस हार्मोन का काम होता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का। और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड यानी पैराथायरॉइड ग्रंथि से। ये बस इतना, एक ही हार्मोन ये रिलीज करती है, उसका फंक्शन सिर्फ ये है। और होती कहाँ है, गले में होती है, थायराइड के ऊपर होती है, 4 होती है। अब बात करें नेक्स्ट ग्रंथि की, अगली जो ग्रंथि आपकी वो है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। तो बात करें थाइमस ग्रंथि की, यानी थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, पहली तो बात इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है। तो बात करेंगे थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, चेस्ट में यानी छाती में, यानी थाइमस ग्रंथि की लोकेशन कहाँ होगी, चेस्ट कैविटी। लोकेशन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में, वक्ष गुहा में, यानी छाती में पाई जाएगी, हार्ट के पास थाइमस ग्रंथि। अब इस थाइमस ग्रंथि का फंक्शन क्या होता है, तो ये हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, थाइमोसिन हार्मोन। हार्मोन की बात करें तो उस हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। अब इस थाइमोसिन हार्मोन देखो, अब इस थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है बच्चों। तो थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, देखो आपके ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बात करें डब्ल्यूबीसी की, जिसे फाइटर सेल बोलते हैं, लड़ाकू कोशिका जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, ये क्या होती है, फाइटर सेल। फाइटर सेल यानी ये लड़ती है, किससे लड़ती है बच्चों,
तो ये बैक्टीरियल या फिर वायरस से जो हमें डिजीज पैदा कर सकते हैं उन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ती है और हमारे बॉडी को क्या है, इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी रोग प्रतिरोधक की क्षमता प्रदान करती है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करती है, डब्ल्यूबीसी, जिसे फाइटर सेल बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसी क्या फंक्शन करती है, ये बैक्टीरिया या वायरस को मारती है जो हमें रोग पैदा करते हैं। बात करें कि डब्ल्यूबीसी भी आगे 5 प्रकार की होती है, तो इसमें भी है कि डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब बात करें कि लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, तो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये बैक्टीरिया या वायरस को किल करेगा, बॉडी को इम्यूनिटी देगा, यानी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। अब बात करें कि डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट, इसके भी आगे प्रकार है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी और टी। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट है ना, इनको फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, ब्लड के अंदर होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण ब्लड में है, तो डब्ल्यूबीसी के जितने भी प्रकार है उन सभी का क्या है, निर्माण कहाँ होगा, ब्लड में। इनका निर्माण तो ब्लड में होता है, लेकिन देखो अब ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट और बी और टी सेल है। बात करें कि बी और टी सेल ये क्या है, सेल है, कोशिका, बी और टी कोशिका। अब ये कोशिका है कहाँ, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड में डिजोल्व होकर घुलकर कहाँ जाएगी, यानी चेस्ट वाले पार्ट में, और वहां क्या है, या फिर ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, जब ये बनी थी यानी डब्ल्यूबीसी में, तब ये मैच्योर नहीं थी, बी और टी यानी विकसित नहीं थी, अविकसित कोशिका थी, यानी इन्होंने ये क्या थी, विकसित नहीं थी, ये काम नहीं कर सकती थी। अब इनको मैच्योर कौन करता है, इनको मैच्योर करता है थाइमोसिन हार्मोन। तो टू मैच्योर कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, यानी बी और टी कोशिका को विकसित यानी पूर्ण करने के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है, थाइमोसिन हार्मोन। तो मैच्योर करता है किसको, बी और टी सेल को, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स है, वो क्या है, ब्लड के अंदर बनी, अब उनका फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये क्या करती है, बी और टी सेल, ये फाइटर सेल होती है, यानी ये हमारी बैक्टीरिया या फिर वायरस डिजीज से सुरक्षा प्रदान करती है, हमें क्या है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। अब ये इम्यूनिटी कब देगी, जब ये मैच्योर होगी। अब इनका निर्माण तो हो गया ब्लड के अंदर, लेकिन ये मैच्योर नहीं है, मैच्योर इन्हें कौन करेगा, थाइमोसिन हार्मोन। तो लिखो थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन बी और टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करती है, परिपक्व बनाती है, परिपक्व यानी मैच्योर करती है। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के अंदर एक सेल है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी के अंदर भी टाइप है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में बी और टी सेल है जो क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। अब इनका निर्माण तो हो गया, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुई, ये विकसित नहीं हुई, या फिर आप बोल सकते हो परिपक्व नहीं है लड़ने के लिए रोगों से। तो इन्हें परिपक्व करने का काम यानी मैच्योर करने का काम कौन सा हार्मोन करते हैं बच्चों, थाइमोसिन हार्मोन करता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन करता है तो क्या है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बनी रहती है, यानी क्या है, बी और टी सेल परिपक्व होती है और लड़ती है, तो क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो थाइमोसिन हार्मोन क्या है, हमें एक प्रकार से इम्यूनिटी दे रहा है। तो लिख सकते हो आप, थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखो, ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखो, बात करें कि आपसे पूछ ले कि जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये उम्र के साथ इसका आकार क्या है, घटता रहता है। तो बात करें कि ऑन एन एवरेज क्या है कि बच्चों के अंदर इस थाइमस ग्रंथि का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो उनके अंदर क्या है, इम्यूनिटी थोड़ी कम बनती है। अब बात करें कि एडल्ट एज में, जो 25 से 35 साल तक की बात करें,
या 20 से 35 साल तक की बात करें तो क्या होता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है। किस कारण? क्योंकि हमारे अंदर इसका जो थाइमस ग्रंथि का आकार है वो क्या है, पूर्ण होता है, और ये क्या है, थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज करती है, और क्या है, हमें इम्यूनिटी मिलती रहती है। और बात करें जब 40 या 35 से ऊपर के व्यक्ति जो है उनमें क्या है, इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है कि धीरे धीरे जो थाइमस ग्रंथि का आकार है वो घटने लग जाता है, और थाइमोसिन हार्मोन क्या है, कम रिलीज होता है। अब थाइमोसिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो उनके अंदर इम्यूनिटी कम बनेगी। तो बात करें कि आपसे पूछ ले कि उम्र के साथ किस ग्रंथि का आकार घटता है, तो थाइमस ग्रंथि का आकार। तो लिखो थाइमस ग्रंथि का आकार, थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ आकार बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ घटता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि का आकार क्या है, बढ़ती उम्र के साथ घटता है। आपसे पूछ ले कि कौन सी ग्रंथि है जो एज बढ़ने पर घटती है, तो बात करेंगे तो थाइमस ग्रंथि है। अब बात करें कि ये उम्र आने पर क्या है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि थाइमस ग्रंथि क्या है, कौन सी ग्रंथि समय मतलब उम्र बढ़ने पर विलुप्त हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि क्या है, उम्र बढ़ने पर विलुप्त हो जाती है। धीरे धीरे क्या है, ये विलुप्त हो जाती है। तो ये तो थी आपकी थाइमस ग्रंथि, यानी थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, चेस्ट के अंदर पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट, जो आपकी ग्रंथि है थाइमस के बाद, वो है एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। बात करें एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, इसको बोलते हैं हिंदी में बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इसकी लोकेशन का, कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी, यानी कहाँ स्थित होगी। तो बात करें लोकेशन की, यानी कहाँ स्थित होगी, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि, यानी वृक्क मतलब क्या होते हैं, गुर्दे, तो कहाँ होगी, गुर्दों के ऊपर स्थित होगी। तो बात करें ये कहाँ स्थित होती है, तो गुर्दों के ऊपर। इस प्रकार से आपके क्या है, दो गुर्दे होते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार से संरचना होती है, जिसे आप बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या है बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो वाला भाग होता है, बाहरी भाग, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स वाला भाग। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। जो अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं मेडुला। तो इसके दो भाग हैं, यानी एक तो बाहरी भाग जिसे बोलते हैं कोर्टेक्स, और एक अंदर वाला भाग जिसे बोलते हैं मेडुला। अब इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है, आपसे पूछता है कि कोर्टेक्स वाले से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा और मेडुला वाले से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो बात करें कि लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ होती है इसकी, लोकेशन होती है बच्चों गुर्दों के ऊपर, गुर्दों पर पाई जाती है। और कितनी होती है, दो होती है, दो गुर्दे से दोनों के ऊपर पाई जाएगी। एक बाहरी भाग जिसे बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं मेडुला। कौन सा भाग है, ये मेडुला वाला। इसको कोर्टेक्स को वलकुट बोलते हैं और मेडुला को पिंड बोलते हैं, लेकिन आप याद रखना सिर्फ कोर्टेक्स और मेडुला। और ये है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। देखो कोर्टेक्स और
मेडुला। अब कोर्टेक्स वाले भाग से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो सबसे पहले कोर्टेक्स वाले भाग से हम हार्मोन पढ़ेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि इस ये कोर्टेक्स वाले, हाँ, जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो बात करें कोर्टेक्स वाले भाग से, यानी कोर्टेक्स वाले पार्ट से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो बात करेंगे कोर्टेक्स वाले से, तो तीन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। एक होता है ग्लूकोकोर्टिकाइड्स, एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। बात करें तीसरा जो हार्मोन है वो एंड्रोजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। तो कोर्टेक्स वाले भाग से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरलोकोर्टिकोइड्स। लिख लो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। ये है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ये है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन या फिर एंड्रोजन या एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। अब बात करें कि आपसे पूछ सकता है कि अधिवरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन तो कौन से हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन हार्मोन, और ये तीनों हार्मोन कोर्टेक्स वाले भाग से निकलते हैं। अब बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है वो क्या फंक्शन करता है, तो हमारे कोशिकाओं में जो हमारे जो सेल्स है ना, उनको कितनी शुगर चाहिए, या उसमें जो कोशिकाओं में जो शर्करा पर नियंत्रित रखता है ना, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन रखता है। तो लिखो टू कंट्रोल ऑन शुगर, यानी शर्करा पर संतुलित रखता है, शर्करा शरीर में शर्करा पर संतुलित रखता है। शर्करा को संतुलित करता है, यानी हमारे सेल्स के पास कितनी शुगर होनी चाहिए, हमारी सेल्स की बात करें हैं, कोशिकाओं में जो शुगर को मेंटेन करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो क्या है, शुगर मेंटेन करता है। तो क्या करता है ये, शुगर मेंटेन, शुगर मेंटेन। दूसरा है कि ये स्ट्रेस को मेंटेन करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है या तनाव को नियंत्रित करता है। मतलब कितना स्ट्रेस होना चाहिए, एक व्यक्ति को कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, या मतलब जो हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है ना, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बात करें तनाव की मात्रा को नियंत्रित करता है, तनाव की मात्रा को, ठीक है। अब बात करें कि ये क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड शरीर में शर्करा को संतुलित करता है, तनाव की मात्रा को नियंत्रित करता है। बात करें शुगर मेंटेन और स्ट्रेस मेंटेन, ये कौन करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। अब बात करें कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो खनिज लवण है, जैसे साल्ट है, ठीक है, खनिज लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, यानी जो साल्ट है उनकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो लवण की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, शरीर में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी किसको कंट्रोल करता है, ये शरीर में साल्ट को कंट्रोल करता है। किसको, साल्ट को। बात करें एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन।
कौन से हार्मोन हैं? सेक्सुअल हार्मोन। ये क्या काम करते हैं? हमारे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे मेल के अंदर मेल वाले करेक्टर और फीमेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। तो सेक्सुअल हार्मोन यानी मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग करेक्टर, मेल में मेल वाले करेक्टर और फीमेल में फीमेल वाले करेक्टर। तो मेल के अंदर मेल वाले करेक्टर और फीमेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर, तो कौन सा हार्मोन काम करता है इसके पीछे? एंड्रोजन हार्मोन। अब बात करें कि कोर्टेक्स वाले भाग से तीन हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन हार्मोन। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है? बॉडी में जो हमारी सेल्स है उसके पास क्या है, जो शुगर है उस शुगर को मेंटेन करता है और स्ट्रेस को मेंटेन करता है। और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स क्या करता है? साल्ट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नियमित करता है। एंड्रोजन हार्मोन क्या है? सेक्सुअल हार्मोन। तो देखो यहाँ पर एक शुगर वाला एस हो गया और एक स्ट्रेस वाला एस हो गया, एक साल्ट वाला एस हो गया और एक सेक्सुअल वाला एस हो गया। कितने एस हो गए? 4 एस। तो इस ग्रंथि को एक और नाम से भी बोला जाता है 4S ग्लैंड। तो इसका जो एक उपनाम है या फिर इसे अपन बोल देते हैं 4S ग्लैंड या 4S ग्रंथि। आपसे पूछे कि 4S ग्रंथि किसे बोलते हैं तो किसे बोलोगे? एड्रिनल ग्लैंड को, अधिवृक्क ग्रंथि को। तो 4S ग्लैंड किसके नाम से पढ़ा था? तो ये क्या है? इन कोर्टेक्स वाले हार्मोन के फंक्शंस की वजह से, क्योंकि एक एक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, 4S को कंट्रोल कर रहे हैं, तो बात करें 4S ग्लैंड किसे कहते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड को, अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेडुला वाला भाग है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो बात करें मेडुला वाले भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो दो हार्मोन निकलते हैं बच्चों। बात करें मेडुला, जो मेडुला वाला भाग है, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? तो दो हार्मोन निकलते हैं। तो बच्चों एक का नाम है एड्रीनिलीन हार्मोन, एड्रीनिलीन, या फिर एड्रेनिलिन हार्मोन को ही अपन बोल देते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो बात करें कि एड्रेनिलिन हार्मोन, एड्रीनिलीन, या फिर इसी हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। तो बात करें कि मेडुला वाले भाग से एड्रेनिलिन हार्मोन यानी एपिनेफ्रिन, या एड्रेनिलिन बोल दो या एपिनेफ्रिन, बात एक ही है। तो एक हार्मोन तो ये निकलता है और दूसरा जो हार्मोन क्या कौन सा है? तो इसके अंदर होता है नोर एड्रेनिलिन और नोर एपिनेफ्रिन। नोर एड्रेनिलिन या फिर आप बोल सकते हो नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। तो बात करें नोर एड्रेनिलिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन, ये दूसरा हार्मोन है। तो आपसे पूछ ले कि मेडुला वाले भाग से, यानी जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके मेडुला वाले भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो है आपका नोर एड्रेनलिन हार्मोन, एक है नोर एड्रेनलिन, इसको ही एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमें क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो देखो बच्चों, जो इन्हीं की वजह से आपको क्या है? डर महसूस होता है। जो डर महसूस होता है यानी फियर, फियर, डर लगना। आपको डर कब लगता है? जब आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? रिलीज हो, तो आपको क्या लगता है? डर लगता है। किसी मतलब किसी इंसान से डरना या फिर किसी सिचुएशन से डरना। ठीक है, तो जो डर लगता है वो किस हार्मोन से? एड्रेनलिन के हार्मोन की वजह से। देखो, या तो डर में आप लड़ोगे या फिर भागोगे। तो क्या करोगे? या तो आप लड़ोगे यानी फाइट, यानी लड़ाई, या तो आपकी लड़ाई होगी। ठीक है, देखो आपको डर लग रहा है, या तो आप लड़ोगे या भागोगे। तो दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? फ्लाइट, यानी आप भाग जाओगे। तो आपको जो डर है, जो आपको डर लगता है वो किस हार्मोन की वजह से लगता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से लगता है, यानी एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से लगता है। आपको डर लगता है और डर के अंदर क्या होता है? आपको डर लगता है और आप क्या करोगे? या तो लड़ाई करोगे या भाग जाओगे। तो उसी टाइम क्या है, आपको डर लगता है तो एक हार्मोन और रिलीज होता है, नोर एड्रेनलिन।
तो ये क्या करता है, देखो आपको डर लगेगा तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, मतलब बहुत सारे क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। जैसे डर लगता है तो क्या होता है, पसीना आना, गले का सूख जाना, या फिर आपकी हार्ट बीट क्या है, तेज होना, और क्या क्या है, जैसे कि मतलब हाथ पैर का कांपना, ये सब क्या है, ये किसकी वजह से होता है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। आपको जब डर लगता है ना, तो जो आपके जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होते हैं, और बाद में निकलता है नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये क्या करता है, ये इस जो आपके जो सिचुएशन यानी कंडीशन हुई है उसको रिलैक्स करता है। कौन सा, ये हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये रिलैक्स करता है। तो आपको जो डर लगता है, आपसे पूछ ले कि फियर वाला हार्मोन या जो आपको डर लगता है वो किस हार्मोन की वजह से लगता है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। या आप कह सकते हैं कि मतलब डर के समय क्या होता है, आंख का थोड़ा सा नेत्रगोलक का बड़ा हो जाना, या फिर पसीना आना, या फिर क्या है, हार्ट बीट का तेज होना, या फिर हाथ पांव का कांपना, तो सभी किस हार्मोन की वजह से होते हैं, एड्रेनलिन की। बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो किस हार्मोन की वजह से, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। तो आपका डर और डर को भगाने का दोनों का हार्मोन कौन रिलीज करता है, मेडुला। तो बात करें कि फियर, डर लगना, और फाइट फ्लाइट, तो ये क्या है, 3F, क्या है, 3F। तो इस देखो ये हार्मोन कब निकले, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो इमरजेंसी आपातकालिक स्थिति है, तो इमरजेंसी के टाइम ही क्या है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इमरजेंसी के टाइम कैसे, जैसे कुछ भी, कि जैसे मान लो आप जा रहे हो कहीं पर, बम विस्फोट हो गया, तो क्या है, इमरजेंसी है, तो उसमें आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। तो इमरजेंसी के टाइम क्या है, ये हार्मोन रिलीज हुआ है, तो इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन कौन से है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। बात करें कि इमरजेंसी हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन है, तो ये क्या है, 3F। तो देखो जहां हम ग्रंथि पढ़ रहे थे, एड्रिनल ग्रंथि, तो हमने इसका नाम पढ़ा था फोरस। अब बात करते हैं कि 3F को भी कंट्रोल कर रहा है, 3F को भी, तो 3F ग्लैंड किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एडिवरिक ग्रंथि को। या फिर क्या है, ये हार्मोन कब रिलीज हुए थे, इमरजेंसी के टाइम। तो इमरजेंसी हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं, मेडुला वाले भाग से। अब मेडुला वाले भाग से इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो इमरजेंसी हार्मोन पूछे तो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन। और इमरजेंसी ग्लैंड पूछे तो कौन सी बताओगे आप, अधिवृक ग्रंथि। तो इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसके ये सब उपनाम है। आपातकालीन ग्रंथि किसे बोलते हैं, एड्रिनल को। फोरस ग्लैंड किसे कहते हैं, एड्रिनल को। 3F किसे कहते हैं, एड्रिनल को। तो ये हार्मोन थे, एड्रिनल एपिनेफ्रिन। आपसे हार्मोन से ऐसे पूछ सकता है कि मेडुला से कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, या मेडुला वाले हार्मोन की कब रिलीज होते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन। तो 3F क्या है, ये 3F बन रहे हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। तो बात करें ये क्या है, 3F। तो 3F ग्लैंड किसे बोलते हैं बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी ग्रंथि है वो है पेनक्रियास, अग्नाशय। देखो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि अग्नाशय जो है इसकी खोज लेगर हैस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो हमने डाइजेस्टिव में पढ़ लिया था कि अग्नाशय की खोज लेगर हैस नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। और लेगर हैस नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा था, इसके अंदर 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। तो इसकी खोज मैंने आपको बता दी थी पिछले लेक्चर में कि किसने की थी, लेगर हैंस। एक बार और लिखना है तो लिख लो, लेंगर हैंस। तो इसकी खोजकर्ता कौन थे, लेंगर हैंस। तो बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों, तो लेंगर हेंस थे। लेंगर हेंस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें खोज की 4 सेल की, 4 कोशिकाओं की, और बात के अल्फा सेल की, और बीटा सेल की, और डेल्टा सेल की, और एफ सेल की। ये क्या थी, 4 प्रकार की सेल थी बच्चों, 4 प्रकार की कोशिका थी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। और हमने बात की थी कि जो अग्नाशय है, जो पेनक्रिया है, उसके अंदर 4 सेल है। तो हमने बात की थी एफ सेल है वो क्या है, जूस का निर्माण करती है बच्चों। तो हमने इस जूस में जो कौन सा जूस था, पेनक्रेटिक जूस था, हमने पढ़ा था इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, और कौन कौन से एंजाइम किसका पाचन करते हैं। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। अब बात करें
कि अल्फा बीटा डेल्टा सेल ये क्या करती है, ये हार्मोन का फॉर्मेशन करती है बच्चों, हार्मोन का निर्माण करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, स्त्रावित करती है। अब ये हार्मोन को रिलीज कर रही है, यानी इसकी एक सेल तो क्या है, जूस का फॉर्मेशन करी है, पेनक्रेटिक जूस का, और एक तीन हार्मोन का रिलीज कर रही है। तो ये क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है एफ सेल, और ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अब बात करें मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं, अग्नाशय को। अब हार्मोन कौन सी सेल बनाती है, अल्फा बीटा डेल्टा। अब बात करें कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो बात करें बीटा सेल, बात करें कि बीटा सेल से ये क्या है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है, तो बच्चों उस हार्मोन का जो नाम है वो है इंसुलिन हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन इंसुलिन बनाती है, कौन सी, सबसे पहले पूछ लिया कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है बच्चों। तो सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन पेनक्रियाज अग्नाशय करते हैं। और बात करें पेनक्रियाज के अंदर भी कौन सी सेल, कौन सी कोशिका करती है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या है, इंसुलिन उनका इन बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है या सिक्रीशन होता है। अब बात करें कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बेटिंग एवं बेस्ट, दो नाम के दो साइंटिस्ट थे, बेटिंग, बेटिंग और बेस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, किस हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन की। खोजकर्ता कौन थे, बेटिंग और बेस्ट। और इंसुलिन हार्मोन कहां पर, किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, तो अग्नाशय द्वारा। और कौन सी सेल द्वारा, देखो बीच में कुछ सिस्टम इसका हो गया था भाई, ठीक है। तो चलते हैं कि खोज किसने की थी इसकी, तो बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज हुआ था वो हुआ था इंसुलिन, और इसकी खोज बेटिंग और बेस्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। अब बात करें कि इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा मिनरल्स यानी कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसके अंदर ये जो बना होता है वो जिंक से बना होता है। किससे, जिंक से। तो आपसे पूछ ले कि कौन सा खनिज लवण या कौन सा मिनरल है जो इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन में मदद करता है, तो कौन सा, जिंक हार्मोन। अब बात करें इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, देखो बच्चों, आप क्या है, भोजन करते हो, यानी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और उसका डाइजेशन होता है, और वो डाइजेशन होकर आपका ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज की फॉर्म में है आपके बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ एनर्जी क्रिएट होगी, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेगा तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा, H2O पानी बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा रिलीज होगी। तो इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, क्या हो, डाइजेशन हो, ग्लूकोज बने और ऑक्सीडेशन हो ग्लूकोज का। लेकिन क्या होता है, जब आप ज्यादा ग्लूकोज लेते हो, मतलब आप ज्यादा ग्लूकोज खाते हो, तो जितना आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होना है उतना हो जाता है, बाकी जो ग्लूकोज है ना उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। ये बदल जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है बच्चों, ग्लाइकोजन में। अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, बदला जाता है। तो कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो इंसुलिन हार्मोन। बात करें कि इंसुलिन हार्मोन की, तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना, लेकिन कुछ मात्रा में ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर रह गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। अब इस हार्मोन ने इसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों बदला, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर यदि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की फॉर्म में पड़ा रहा, यानी सिंपलेस्ट शुगर होती है ग्लूकोज, हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में कि ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर होती है, तो ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा। तो इसमें क्या है, जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें लेवल ज्यादा किसका आएगा,
ग्लूकोज का, और डॉक्टर आपको क्या बोला है कि डायबिटीज होगी, क्या होगी, डायबिटीज, मधुमेह। तो क्या है बच्चों कि जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बाकी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और यदि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदला तो क्या हो जाए, ग्लूकोज ऐसा ही पड़ा है तो क्या होगा, इसे बोल देते हैं डायबिटीज, मधुमेह। ब्लड के अंदर किसका लेवल आ रहा है, शुगर का, किसका, शुगर का। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, शुगर है। ठीक है, यदि मैं आपसे ये बात करूं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, मान लो इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, और आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज के रूप में ही पड़ा है, तो क्या है, डायबिटीज है, क्या है, मधुमेह रोग बोलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। तो लिख लो, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ग्लूकोज है जो कन्वर्ट हुआ है, किसमें हुआ है, ग्लाइकोजन में। अब ये ग्लाइकोजन जाकर स्टोर होगा, कहां होगा, लीवर के पास बच्चों, कहां होगा, लीवर के पास, यकृत के पास स्टोर होगा। यकृत की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सारे ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाए, तो यकृत के अलावा ये और कहां स्टोर होगा बच्चों, तो ये होता है टिश्यू में, और उस टिश्यू का नाम क्या है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज उत्तक। बात करें कि एडिपोज टिश्यू किसको स्टोर करता है, तो बच्चों ये मेनली फैट को स्टोर करता है, वसा को संचित करता है। लेकिन जब आप वसा कम ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो, यानी वसा को नहीं स्टोर करेगा, फिर इसका सेकेंडरी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, द्वितीय कार्य क्या होगा कि एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। एडिपोज टिश्यू मतलब आपके मसल्स के पास क्या, किसको स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन को। तो बात करें कि ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है, तो यकृत में, लीवर में, और कहा, एडिपोज टिश्यू में। और आपसे पूछ ले कि मानव में संचित भोजन या स्टोर फूड, मानव का जो स्टोर फूड होता है, जो मानव ग्लूकोज लेता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इंसुलिन द्वारा, ये स्टोर हो जाता है कहां, लीवर में। तो स्टोर फूड किस रूप में होता है, मानव में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में मानव में संचित भोजन होता है। मानव में जो स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इसकी खोज किसने की थी, सब बता दिया आपको। अब बात करते हैं अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो बात करें अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका यानी पेनक्रिया की ही अल्फा कोशिका की बात करें तो अल्फा सेल्स, तो इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। अब ग्लूकागोन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन। अब आपके अल्फा सेल से, पेनक्रिया के अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बात करें कि ग्लूकागोन हार्मोन ये क्या फंक्शन करता है, तो बच्चों पहले इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी किमबोल और मुरलिन नाम के दो साइंटिस्ट थे, किमबोल और मुरलिन, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में, ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में बताया था। अब ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है बच्चों, तो जैसे मतलब आप एक टाइम ऐसा होता है कि कई बार आप क्या है फास्ट वगैरह करते हो, या फिर आप एक दिन भूखे रहते हो, या कुछ समय के लिए भूखे रहते हो, तो क्या होता है जब आप ऊपर से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, आप क्या है डाइटिंग पर हो, तो क्या होता है जब आपके लीवर के अंदर स्टोर फूड है किस रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यह क्या होता है, जटिल भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है ग्लाइकोजन। अब आपके लीवर में या फिर आपके मसल्स की बात करें या फिर एडिपोज टिश्यू में, तो आपके जो अंदर है वो फूड स्टोर किस रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब बात करें कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है। अब ग्लाइकोजन से तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी किससे मिलती है बच्चों, ग्लूकोज से। अब इस ग्लाइकोजन को जब आप कोई ऊपर से कार्बोहाइड्रेट यानी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे, आप क्या हो डाइटिंग पे हो या फास्ट पे हो, या आप एक दिन खाना नहीं खा रहे, तो क्या होता है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में।
तो बात करें कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सा हार्मोन बदलता है, ग्लूकागोन हार्मोन। जब आप डाइटिंग पे होते हो तभी ज्यादा रिलीज होता है। बात करें कि ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अब इसी ग्लूकोज से आपको क्या है, एनर्जी मिलेगी। तो आप कुछ नहीं खा रहे तो आप जिंदा हो, आपकी सेल्स काम कर रही है, किस वजह से, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है बच्चों। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब बात करें कि इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज हो रहा था। अब बात करें कि ग्लूकागोन हार्मोन, यदि हमारे बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट भी ऊपर से ले रहे हैं और क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन भी ज्यादा रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या है, हम ऊपर से जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका भी ग्लूकोज बन रहा है और हमारा ग्लाइकोजन भी किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो यानी शुगर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो क्या है, डायबिटीज है या ब्लड शुगर है। तो ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से भी कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। तो लिख लो, ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से मधुमेह रोग, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। तो ग्लूकागोन की अधिकता से भी कौन सा रोग होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह। नेक्स्ट जो हमारी जो सेल है वो है डेल्टा, यानी पेनक्रिया की डेल्टा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है डेल्टा सेल। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, तो इससे हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन। अब आपने पीयूष ग्रंथि में पढ़ा था, वो था सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी मेटाबॉलिक रेट को क्या है, रेगुलेट करता है। तो टू रेगुलेट बीएमआर, टू रेगुलेट बीएमआर, यानी बीएमआर को क्या है, नियंत्रित करता है। बीएमआर क्या होता है बच्चों, तो बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेट, यानी बीएमआर का मतलब क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसको क्या है, नियमित करता है या नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या है, बीएमआर क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता होती है, यानी हमारी कोशिकाओं में कितनी ऑक्सीजन ग्रहण होनी चाहिए, यानी कितना जो हमारी सेल्स है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो इसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी ऑक्सीजन जो हमारी कोशिका है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, इसी को बीएमआर बोलते हैं। इसको नियंत्रित कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इसको क्या है, रेगुलेट करता है। तो ये थी आपकी पेनक्रियास यानी अग्नाशय। अब नेक्स्ट जो आपकी ग्रंथि है वो है गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथियां जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां, गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथियां। अब गोनाड ग्लैंड क्या होती है, जनन ग्रंथियां जो जनन में सहायक हो, जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में सहायक हो। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ही होगा हमारा रिप्रोडक्शन, तो उसमें कि क्या होता है, प्रजनन। तो बात करें गोनाड ग्लैंड की जनन ग्रंथियां, तो मेल के अंदर अलग जनन ग्रंथि होती है, फीमेल के अंदर अलग होती है। मेल के अंदर होती है टेस्टिस जिसे बोलते हैं वृषण, और फीमेल के उत्तर होती है ओवेरी जिसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, ओवेरी, अंडाशय। तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरी। अब मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, तो वो फॉर्मेशन करता है टेस्टेरोन हार्मोन का। तो बात करें कि मेल के अंदर जो वृषण है, टेस्टिस है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो यहाँ से हार्मोन बनेगा ना, उस हार्मोन का नाम है टेस्टेस्टोरेन, टेस्टेस्टेरोन, स्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। यहाँ से टेस्टेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है बच्चों, मेल के अंदर, यानी मेल में जो जनन ग्रंथियां है या जनन अंग है उनको क्या है, विकसित करवाता है। तो लिखें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या फंक्शन करता है, जनन अंगों को, जनन अंगों के, नर जनन अंगों की ग्रोथ कराता है, नर जनन अंगों की वृद्धि करवाता है।
वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी जो मेल गुनाड ऑर्गन है, यानी जो नर जनन अंग है, उनकी क्या है? वृद्धि करवाता है। दूसरी बात करें तो ये क्या है? द्वितीयक लक्षणों को, यानी मेल वाले करेक्टर, मेल के अंदर मेल वाले करेक्टर है किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बात करें कि ओवेरी से, यानी फीमेल के अंदर ओवेरी अंडाशय से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, तो ये क्या है? फीमेल्स के अंदर जो तो मादा जनन अंगों की वृद्धि करता है। यानी फीमेल के अंदर जो गोनाड, जो ऑर्गन है, मादा जनन अंगों की वृद्धि करता है, तो उनमें क्या है? वृद्धि करता है। अब बात करें कि और क्या करता है, तो फीमेल वाले करेक्टर, जो फीमेल के अंदर फीमेल वाले करेक्टर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मादा के अंदर, यानी फीमेल्स के अंदर क्या है? गर्भाशय क्या है? वो विकसित हो जाता है भ्रूण के अधिरोपण के लिए। तो वो जो विकसित होता है, यानी प्रॉपर डेवलप होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और जो फीमेल के अंदर जो गर्भाशय बना रहता है, तो वो किस वजह से बना रहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो गोनाड ग्लैंड दो होती है, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, जो वृषण क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो नर जनन अंगों की वृद्धि करता है, और मेल वाले करेक्टर मेल के अंदर डेवलप कराता है। अब बात करें ओवेरी, फीमेल के अंदर, तो वो है ओवेरी, मादा जनन अंगों की वृद्धि करवाता है और प्रेगनेंसी हार्मोन करता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए परिपक्व बनाता है, और क्या करता है बच्चों? और ये गर्भाशय बनाए रखता है। तो ये हमारा जो आज बच्चों कंप्लीट हो गया है एंडोक्राइन सिस्टम। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चों।